हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। अपकमिंग एनटीपीसी के एग्जाम में क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। कितना स्टेज का एग्जाम होगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे सैलरी आपको कितना मिलेगा अगर आप एनटीपीसी रेलवे के एनटीपीसी को क्वालिफाई करते हो। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे जो पोस्ट आपको मिलता है वो 12th बेसिस पे किस किस पोस्ट में आप जा सकते हो। यानी अगर आप 12th किए हो एंड एनटीपीसी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सा पोस्ट जो है एलिजिबल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको आने वाले एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करना, अभी से आपको प्रिपेयर रहना है तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तभी जाके आप उससे सही डायरेक्शन पे आप स्टडी करोगे, अपना प्रिपरेशन करोगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी, यू नो दैट आरआरबी मीन्स क्या होता है। आरआरबी स्टैंड फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जो एग्जाम लेती है, इजंट इट। एंड एनटीपीसी का मतलब क्या होता है। देखो, एक एनटीपीसी होता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट में एनटीपीसी होता है जहां पे आपको जॉब मिलता है। ग्रेजुएशन जो गेट करता है इंजीनियरिंग के बाद उन लोग को मिलता है, या फिर आप यूपीएससी के थ्रू वहां पे जाता है जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एनटीपीसी स्टैंड फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। मतलब रेलवे में जो नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी होता है, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर होता है और बहुत सारा होता है। लेकिन नॉन टेक्निकल में जो पॉपुलर कैटेगरी होता है उसको एनटीपीसी कहा जाता है रेलवे में, समझ रहे हो। यानी कि नॉन टेक्निकल में सबसे जो पॉपुलर कैटेगरी है उसमें अगर आपको जॉब लेना है, यानी कि अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो एंड आपका पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का सबसे अच्छा पोस्ट में आपको जॉब लेना है तो आपको एनटीपीसी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अगर आप 12th पास किए हो, ठीक है, एंड 12th पास किए हो तो आप किस किस पोस्ट के लिए जा सकते हो थ्रू एनटीपीसी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एज जान लो। एज मिनिमम अगर मैं बात करूंगा 12th बेस्ड पोस्ट के लिए तो एज लिमिट का अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम होना चाहिए आपको 18 एंड मैक्सिमम होना चाहिए 33। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देता हूं, यहाँ जो बताया गया ना मैक्सिमम 33, ये विदाउट रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एसटी एंड एससी हो तो आपको अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी हो तो आपको अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। आई थिंक ओबीसी का अगर मैं बात करूँ 3 ईयर रहता है, ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ एसटीसी का तो 5 ईयर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ओबीसी का मैं बात करूँगा तो 3 ईयर और जोड़ लो, यानी आपका 36 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तब यहाँ पे 33 + 5 जुड़ जाएगा, यानी 38 ईयर तक आप इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट की 12th पोस्ट। सर मैंने 12th करा है तो एनटीपीसी का कौन कौन सा पोस्ट मुझे मिल सकता है अगर मैं एनटीपीसी को क्वालिफाई कर गया तो देखो, यहाँ पे एक हो जाता है जूनियर टाइम कीपर, ठीक है। देन आ जाता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए जा सकते हो, यानी कि यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आप बात करेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए जा सकते हो 12th पास के लिए। अकाउंटेंट क्लर्क का बात करेंगे कम टाइपिस्ट का, यहाँ जा सकते हो, या फिर ट्रेन क्लर्क। एंड डियर में यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये सभी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऐसा बात नहीं है। 12th पास में जाओगे तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा रहेगा और अलाउंसेस वगैरह आपको खूब मिलेगा भर भर के। जो बेसिक सैलरी रहता है उसमें अगर अलाउंसेस को जोड़ दिया जाए ना तो समझ लो जो भी आपका बेसिक सैलरी उसे 20 से 30 हज़ार रुपया तक एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस के थ्रू मिल जाता है। तो सैलरी का बिल्कुल टेंशन लेना, अगर आप रेलवे में जा रहे हो तो उसके लेकर तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कुछ हो गया, जिसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। अगर बात करूँ जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, सभी पोस्ट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। नाउ ये तो हो गया मेरा 12th लेवल का। अब ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th का बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए जो आप एलिजिबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एज अगर मैं बात करूँ, एज दोनों का सेम होने वाला है, एज वही रहता है। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं सर अगर मैं 12th किया हूँ तो 12th के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए किस किस पोस्ट में मैं जा सकता हूँ। तो इसमें देख लो आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो जाता है। गुड्स गार्ड काफ़ी बड़ा पोस्ट है और काफ़ी अच्छा सैलरी इसमें मिलता है, अप टू 80,000 तक चल जाता है, ठीक है। और आगे अगर बढ़ेगा तो 1.5 लाख भी जा सकता है। ट्रेन असिस्टेंट का बात करेंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का बात करेंगे, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का बात करेंगे, सीनियर टाइम कीपर का बात करेंगे, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस का बात करेंगे, या फिर स्टेशन मास्टर, जिसमें अगर मैं बड़ा बड़ा बोलूँ तो दीज आर वेरी फेमस। फर्स्ट वन इज गुड्स गार्ड एंड सेकंड वन इज स्टेशन मास्टर। तो ये जो आपका है ये दोनों, ये बोथ आर वेरी फेमस कैटेगरी
इन रेलवेज। ठीक है, तो इन दोनों का जो है काफ़ी एक बड़ा पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जाना पसंद भी करते हैं। ये दोनों का 2 नंबर 8 नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ सैलरी का, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा है, जो अगर मैं बात करूँ अलाउंसेस वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये क्या था हम लोग का ग्रेजुएशन बेस्ड था। तो मैं इधर कर लेता हूँ ताकि सभी चीज़ आप लोग को दिखाई दे। समझ आया कि नहीं? चलिए गाइस, अब ये हो गया 12th का मैं बता दिया एंड आपका ग्रेजुएशन का बात किया। थोड़ा हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सर क्या होता है, कितना स्टेज में एग्जाम होता है अगर मैं एनटीपीसी में जाना चाहता हूं तो डियर 2 स्टेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप एनटीपीसी में जाना चाहते हो। पहला स्टेज जो होता है फर्स्ट स्टेज में, और दोनों का दोनों ऑब्वियसली बात है नॉन टेक्निकल है तो आपको नॉन टेक ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका रहता है जनरल अवेयरनेस में क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर। देन आपका जीके पूछा जाएगा। जीके मीन्स क्या आता है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। जनरल नॉलेज में आ जाएगा जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रथम, सबसे इस टाइप से आ जाता है। डिस्कवरी, इन्वेंशन पूछेगा, समझ रहे हो ना कि नहीं? करंट अफेयर तो पूछेगा। अब इस करंट अफेयर से आपका पॉलिटिकल कोई इशू रहेगा उसका करंट अफेयर पूछ देगा। स्पोर्ट का कोई करंट अफेयर रहेगा वो पूछेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्रिकल करंट अफेयर। आप बोलेंगे सर हिस्ट्री में करंट अफेयर कहाँ से बनने लगा? मान लेते हैं कि कोई भी एक्सवेशन हुआ, कोई खोज हुआ, नया चीज पाया गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता से, तो वहां से अगर कोई चीज खोज हुआ तो वो करंट अफेयर के लिहाज से आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। पॉलिटी, मान लो कोई आर्टिकल न्यू बना है, कोई अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ है, या कहीं पे न्यू स्टेट बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह बना है, तो वो किस संविधान के अकॉर्डिंग संशोधन किया गया, जीएसटी लागू हुआ किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग लागू हुआ, तो ये पॉलिटी में आ जाएगा, लेकिन करंट अफेयर आएगा। तो आज के टाइम पे जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी को क्वेश्चन पूछता है, ये सभी का सभी करंट अफेयर में ही घुसा देता है। ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है कोई, जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो हुआ दोनों अलग हुआ, ठीक है, उसको अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि बताओ अभी वो जो बना कुछ भी बोल देगा, न्यू कोई स्टेट बनता है, कोई नया जो है आपका सिटी बनता है, न्यू सिटी फॉर्मेशन होता है किसी स्टेट का, तो ये सभी किसमें आ गया, ज्योग्राफिकल एरिया अगर उसका चेंज होगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। बाकी स्टेटिक भी पूछेगा आपको, हिस्ट्री पॉलिटी, स्टेटिक मतलब बाबर अकबर वाला हिस्ट्री भी पूछ सकता है, समझो। ज्योग्राफी आपको पूछ सकता है, पानी रिवर से कहाँ बड़ा डैम वगैरह है, मानसून वगैरह के रिलेटेड पूछ सकता है, सॉइल पूछ सकता है, ये सभी चीज़ पूछ सकता है। इस तरह पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो आर्टिकल वगैरह पूछ सकता है आपसे, कौन सा आर्टिकल में क्या आता है, सभी चीज़ पूछ सकता है। पावर पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर का, पीएम का, तो वो भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़। इसका सबसे अच्छा बुक है लूसेंट, आप ले लो। लूसेंट से आपका टोटल जीके जीएस सब कुछ हो जाएगा स्टैटिक। खाली करंट अफेयर के लिए आपको स्पेशल बुक लेना पड़ेगा, जो मार्केट में मिल जाएगा बुक, 1 ईयर का या 6 मंथ का मिलता है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो आपका इस पोर्शन को। देन आपको जैसे मैंने देखो जीके कहा था, जीके यहाँ अलग पूछा जाता, तो जीके मैंने जैसे कहा इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछेगा। स्टैटिक जीके भी रहता है। स्टैटिक मतलब जो हमेशा के लिए, मान लो दुनिया में मान लो इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, तो वो तो आपका स्टैटिक हो गया ना, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, आज या 10 साल बाद, तो ये स्टैटिक आ जाए। सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत का, या सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, बड़ा चौड़ा नदी कौन सा, लंबा नदी कौन सा है, ये सभी चीज़ें स्टैटिक पाया जाता है। स्टैटिक जीके रहता है, और बाकी पॉलिटी वगैरह रहता है। मैथ आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। सेम चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट होता है सेकंड स्टेज में भी, मतलब आपको 2 स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप एनटीपीसी को क्वालिफाई करना चाहते हो रेलवे का। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और सीबीटी का मतलब क्या होता है, और ये दोनों जो दोनों होता है, दीज आर सीबीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड, मतलब आपको कंप्यूटर में जाके वहाँ पे डिस्प्ले पे क्वेश्चन रहेगा, आपको थ्रू द माउस आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। कीबोर्ड का यूज नहीं करना है, आपको बस माउस से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, जिसमें से एक आपका सही रहेगा, बाकी 3 आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। एंड 1/3 नेगेटिव भी होता है। 1/3 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हर 3 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काट दिया जाएगा ना, पर क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे 0.33 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप गलत करते हो कोई एक क्वेश्चन, तो जो गलत किए वो तो कटा ही कटा, लेकिन जो सही किए उससे भी 0.33 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है, आप जो जानते हो, जो सिक्योर हो उसी को करो। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन तो एक बार आप बनाओ पहले सारा 100 जितना टच कर सकते हो। जैसे आप आउट ऑफ 100 में आपने 60 अटेम्प्ट करा या 70 अटेम्प्ट करा, 30 नहीं हुआ, कुछ कन्फ्यूजन है, तो सेकंड टाइम अटेम्प्ट करो, बिकॉज उसमें काफ़ी आपका टाइम लेगा। पता चलेगा जब बनाते हुए जा रहे हो आप एग्जाम में, और 4th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन में अटक गए, अब आप बोलेंगे इसको सॉल्यूशन करके ही मुझे आगे बढ़ना है, वो गलती आपका रहेगा। वहाँ पे क्या रहेगा, अब पता चलेगा 30 क्वेश्चन बनाते बनाते ही आप 1 घंटा पार कर दिए, तो आपको वो पता चलेगा आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो देख देख के हो जाता है, तो वो गलती नहीं करना है।
वन फ्लो में जो बन रहा है उसको बनाइए, जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते जाइए फटाफट। एक बार देखिए, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो सेकंड टाइम देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी सारा दिया रहता है, ग्रीन दिया जाता है, पीला दिया जाता है, यानी कि फिर से उसको रिव्यू में बाद में करूंगा। येलो कलर से रहता है, उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है। अगर आप बोलेंगे किस तरह का रहता है, पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का किस तरह अटेम्प्ट करना, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ताकि वो भी आपका हेल्प हो। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो CBT एग्जाम देने के लिए, अगर इस तरह का कोई, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कोई ना कोई तो अभी तक ऑनलाइन टेस्ट यानी CBT दे चुके हैं, तो एक्सपीरियंस उन लोग को होगा ही। चलिए अब मैं बात करता हूँ सैलरी का। सैलरी कितना मिलता है, तो अगर मैं सैलरी का बात करूँ तो ये 19,000 से स्टार्ट होगा, बेसिक पे 35,000 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये मत समझो इतना कम। यहाँ पे देखो, अगर मैं गुड्स गार्ड वगैरह का बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा, वो तो चल जाएगा आपका 60 तक जाएगा, 60 के 60,000 तक चल जाएगा। और ये आपका बेसिक सैलरी का मैं बात करूँ, यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह तो ऐड नहीं यहाँ पे किया हूँ। अलाउंसेस वगैरह को ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है। जैसे 12th लेवल का अभी मैं बात करूँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देख लो, जितने भी 12th लेवल का है सब में अगर बात करें तो ये 40 के आसपास चल ही जाता है आपका। 40 के अलाउंसेस वगैरह अगर रहेंगे तो 50 भी जा सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बात करेंगे तो और भी जाएगा, तो 40 तो फिक्स समझ लो। अगर आप गए स्टार्टिंग में तो अलाउंसेस वगैरह को लेके 40 आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल का तो यहाँ पे जैसे कहा 60 तक पहुँच जाता है। कितना तक पहुँचेगा, 60,000 तक आपको मिलेगा, 55 से लेकर 60,000 तक पहुँच जाएगा। 50 प्लस तो श्योर शॉट है कि आपको मिल जाएगा अलाउंसेस वगैरह को ऐड करके। क्योंकि देखो रेलवे का फायदा क्या होता है, रेलवे का फायदा होता है कि एक तो आप इंडिया लेवल में आप देखो कहीं भी काम जॉब करोगे, लेकिन जब आप रेलवे में जॉब करते हो तो उसका एक मान अलग है, अलग एक सम्मान है। और यू नो दैट इसके लिए कितना फाइट करना पड़ता है। करोड़ों बच्चों में आपको सिलेक्ट होना, करोड़ों का भीड़ होता है जिसमें से आप चुन के जाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब इसको आप इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करते हो, इंडिया लेवल का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सेकंड लास्ट में बात करेंगे तो, एंड यहाँ पर रेलवे जो होता है वर्ल्ड का हम लोग का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ तो है रेल नेटवर्क का, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैरी भी करता है सामान को और सारे चीज़ों को, संसाधन सबसे नंबर 1 है। तो इतना बड़ा चीज़ को अगर आप क्रैक करते हो तो रेलवे आपको बेनिफिट देती है। इसीलिए आप सुनिएगा कि 100% जो रेलवे का जो भी इनकम आता है उसमें से 95% तक तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय का पेंशन देने में, सैलरी देने में, अलाउंसेस देने में खर्च कर देती है। समझ रहे हो ना, ये सभी चीज़ों को बस जितना आता है, अगर 100 रुपये रेलवे कमाते तो 95 रुपीज़ आप लोग में खर्च कर देते, जो आप लोग बनने वाले हैं और जो वर्किंग में हैं। तो ये सभी किया जा रहा था बिकॉज आप उस पोस्ट पे आए हो, उतना लाखों करोड़ों बच्चों में सिलेक्ट हो गए, तो बेनिफिट आपको खूब मिलेगा, जो कोई और जॉब में नहीं मिलेगा वो आपको रेलवे में मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कि ग्रुप डी वाले को भी बहुत अच्छा तक पोस्ट मिलता है। अगर 3-4 साल जॉब करोगे तो तब आपको बहुत अच्छा सैलरी दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। और मेन होता है अलाउंसेस ओवर टाइम कीजिएगा तो उसका डबल पैसा मिलेगा, और बहुत सारे ऐसा चीज़ अलाउंसेस है जो आपको दिया जाएगा। तो इस सभी का ध्यान रखना। एंड आई होप सो ये सभी बताने के पीछे मेरा लॉजिक सिंपल सा था कि आप लोग स्टे मोटिवेट रहो। आने वाले टाइम में जल्दी देखने को मिलेगा NTPC का नोटिफिकेशन, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज ननटेक अच्छा खासा रहता है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। एंड कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। मतलब अगर मैं बात करूँ 12th लेवल का, तो 12th लेवल वाला बच्चा जो पोस्ट होता है उसके लिए 12th वाला तो भरता ही भरता है, ग्रेजुएशन वाला भी भरता है, यहाँ तक की बात करेंगे PhD वाला भी भर देता है, डॉक्टर लेवल का भी भर देता है, कोई MA करता वो भर देता है, कोई डिग्री लेता, मतलब टेक्निकल नॉन टेक सब उसको अप्लाई कर देता है। तो टफ कंपटीशन आपके लिए होगा, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट पड़ेगा। बहुत बार तो ऐसा था कि 2 साल तक प्रिपरेशन करने के बावजूद भी नहीं होता। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 2 साल पढ़ोगे, नहीं होगा। सही तरीके से अगर पढ़ोगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तब जाके होगा। उसके लिए क्या, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना। ये नहीं कि सर आपने कहा जीके पढ़ना तो मैं कुछ भी जीके पढ़ रहा हूँ, नहीं, ये गलती मत करो। मैं तो कुछ भी पढ़ रहा हूँ। आप क्या करो, जो प्रीवियस में जैसे 2018-19 में जो NTPC का एग्जाम हुआ, आप उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लो, पूरा बुक जाके खरीद लो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया 2019 का, उसका सोल्यूशन देख लो। तो वो वहाँ का मैथ लगाओ, रीजनिंग लगाओ, जीके लगाओ, वहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया पता चलेगा कि किस लेवल का मैथ, किस लेवल का रीजनिंग, किस लेवल का जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर कितना दिन तक पूछा जाता है। उस बेसिस पे आप क्या करो, बाकी अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो। अब अगर इस तरीके से करते हो ना, आप देखोगे 1000 लड़का में, लाखों लड़का में आप सिलेक्ट हो जाओगे। बिकॉज हर कोई ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करता है, बस पढ़ते रहता है। और रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, बट अभी से पढ़ते रहो, हमेशा पढ़ते रहो, ठीक है। काफ़ी, क्योंकि टाइम आपको जब आ जाएगा एक बार नोटिफिकेशन ना, फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माइंड पे स्ट्रेस रहेगा कि डेट आ रहा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। उतना रिविजन भी करना पड़ेगा, इतना सारा टॉपिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जीके है, जीएस है, साइंस वगैरह है। इसके अलावा आपका मैथ तो है ही, एप्टीट्यूड है ही है, रीजनिंग, तो बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है। अभी से आप प्रिपेयर करो। आई होप ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किया होगा वीडियो। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये इसके बाद आपका आने वाला है वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सिलेबस के बारे में। फर्स्ट CBT में जो आपका
सिलेबस है उसको मैं ब्रेक डाउन करके पूरा तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा कि जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं पूरा ब्रेक डाउन कर दूंगा। इसके अलावा और एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा एनटीपीसी के लिए बेस्ट बुक क्या रहेगा, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, सभी के लिए। तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और अगर कुछ से रिलेटेड और भी आपके दिमाग में कुछ डाउट चल रहा है जो मैं छोड़ दिया हूँ, आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। मैं इसका सीरीज एनटीपीसी का लाऊंगा, अभी पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज लाऊंगा, 3-4 वीडियो आएगा जिसमें A to Z आप लोगों को बता दूंगा ताकि वो हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल को तो रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ से आपको हर एक अपडेट मिलते रहे रेलवे के रिगार्डिंग। कुछ भी अगर चेंज होता, कुछ भी नोटिफिकेशन आता तो मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगा। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।